हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस पॉइंट। मैं रत्नेश कुमार गिरी आपका एक बार फिर से जीएस पॉइंट चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत की जनगणना। तो भारत की जनगणना के अलावा मैं विश्व में सबसे पहले जनगणना कहाँ चालू हुआ था, फिर दशकीय जनगणना विश्व में कहाँ चालू हुआ, भारत में सबसे पहले किस गवर्नर के शासनकाल में जनगणना हुआ, फिर नियमित जनगणना किस गवर्नर के काल में हुआ, स्वतंत्र भारत का कैमा जनगणना होगा, पूरे भारत का कैमा जनगणना है, पहला जनगणना आयुक्त कौन थे, अभी कौन है, वर्तमान कौन है, 2011 21, ये सब का मैं मोटो और आपका आदर्श वाक्य भी बताऊंगा। और जैसे 2011 में क्या था, 29 सब्जेक्ट पूछा गया था, 2021 में होने वाला था उसमें 31 सब्जेक्ट पूछने वाला था। तो आप बने रहिए, अगर आप यूपीएससी पीसीएस चाहे कोई भी इंडिया लेवल का एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं तो खासकर जनगणना से तो आपको मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि इससे बाहर टॉपिक जो है वो नहीं जाएगा, इससे बाहर जो है वो क्वेश्चन कहीं भी नहीं जाएगा। आप तो चलिए हम लोग जो है बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो भारत की जनगणना 2011 के डाटा के अनुसार हम लोग अभी भी जो डाटा पढ़ते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार ही पढ़ते हैं। तो 1949 में पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना कराने वाला देश कौन था? स्वीडन था। ठीक है। 1790 में दशकीय जनगणना शुरुआत करने वाला देश कौन था? अमेरिका था। यानी सबसे पहले आधुनिक विश्व में जनगणना कराने वाला देश स्वीडन था। लेकिन 1790 में दशकीय जनगणना यानी हर 10 साल पे जनगणना कराने वाला देश कौन था? आपका अमेरिका था। अमेरिका याद रखिएगा दोस्तों, कब हुआ था स्वतंत्र? 1776 में हुआ था, 4 जुलाई 1776 को। लेकिन भारत में जो है जनगणना की शुरुआत किसके काल में हुआ था? 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ठीक है, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था, लेकिन ये दशकीय नहीं था दोस्तों, याद रखिएगा। दशकीय मतलब होता है हर 10 साल पे जनगणना करवाना। तो उसके बाद फिर आपका 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन जी के शासनकाल में हुआ, जो कि दशकीय जनगणना माना गया उसी समय से। यानी हर 10 साल पे जो है इस देश का जो है वो जनगणना किया जाएगा। उसमें पुरुष कितना है, महिला कितना परसेंट है, साक्षरता कितना है, उसका जो है डाटा एक तरह से तैयार किया गया था। ठीक है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में, उस समय जनगणना एक कौन थे? तो R.A. गोपाला स्वामी थे, यानी ये स्वतंत्र भारत के हैं। ठीक है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुआ था, जो उस समय R.A. रामास्वामी जी थे जनगणना आयुक्त। जनगणना संगठन जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के यानी अमित शाह जो है जो है उन्हीं के देखरेख में अभी जनगणना अगर होता तो उन्हीं के देखरेख में होता। ठीक है। जिसमें उच्चतम अधिकारी जनगणना आयुक्त होते हैं, यानी जिसमें उच्चतम अधिकारी वो होंगे जनगणना आयुक्त होंगे। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की जो है वो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना होगी। ठीक है। यानी 2011 की जो जनगणना होगी वो कैमा होगा दोस्तों? 15वीं होगी, और स्वतंत्र भारत का आपका 7वीं होगा। तो आप देख सकते हैं 1981 से आप देख सकते हैं हर 10 साल पे 10 की जनगणना को गिन के, तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जिसे भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनगणना का शुभंकर क्या था, जिसको मॉस्कोट बोलते हैं। प्रगना शिक्षिका थी, जैसा कि आप देख रहे हैं, तथा इसका आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यानी आवर सेंसस आवर फ्यूचर। 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। यानी 2011 का जनगणना जो हुआ था, जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली जी थे। और इसमें जो है टोटल 29 सब्जेक्ट पूछा गया था, यानी 29 प्रश्न पूछे गए थे। मतलब जिस परिवार में जाता था जनगणना करने के लिए, उससे 29 प्रश्न पूछे जाते थे। 2011 की 21 की जनगणना का महत्वपूर्ण तथ्य है, इसके आयुक्त श्री विवेक जोशी होते। आदर्श जन भागीदारी से जन कल्याणकारी। उसके बाद जो है इसमें 31 प्रश्न पूछना था। और दोस्तों 2021 का जो जनगणना होने वाला था वो पहली बार डिजिटल जनगणना होने का शुरुआत हुआ था। ठीक है। अब हम चलते हैं भारत की जनगणना 2011 के अनुसार
भारत का कुल जनसंख्या 1,21,85,04,997 है, जो कि कुल जनसंख्या का 17.5% है। कुल जनसंख्या का 17.5% कहने का मतलब है, अगर विश्व में टोटल सपोज मान लीजिए 100 व्यक्ति हैं, तो उसमें से 17.5 यानी 17.5 से 18 के बीच में जो है वो भारत के व्यक्ति हैं, ठीक है। और बाकी का जो आपका 83 या 82 व्यक्ति बच जाता है, वो जो है विश्व में विश्व का जनसंख्या है, ठीक है। 2001 से 11 के बीच भारत की जनगणना दशकीय वृद्धि 17.7% रही है, और एक बार जो है वो ह्रास हुई थी, कब? तो 2011 से 21 के दौरान भारत की जनगणना दशकीय वृद्धि ऋणात्मक यानी 0.31% माइनस में रहा था, यानी -0.3% माइनस में रहा था। और यह भारत की जनगणना के इतिहास में बड़ा पहली बार हुआ था, यानी भारत के जनगणना के इतिहास में पहली बार हुआ है जो नेगेटिव रेशियो जो है वो नेगेटिव गया था। 1921 को महान विभाजक ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दी जाती है, ठीक है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या कितना है? 31.2% है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या 60.8% है। इसीलिए जो है भारत को अभी भी गाँवों का देश माना गया है, ठीक है दोस्तों। लगभग 100 में से 69 आदमी यानी लगभग 70 आदमी जो है वो गाँव में निवास करती है, और 30% आदमी जो है वही अब जो है शहर में रहा करते हैं। भारत की जनगणना 2021 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, न्यूनतम वाला सिक्किम है, उसके पास मिजोरम है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश तो जानते ही हैं, दिल्ली है, और इसके बाद न्यूनतम जनसंख्या जो है लक्षद्वीप है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राज्य का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि यानी पिछले 10 साल में जो है 2001 से 11 के बीच में किसमें सर्वाधिक वृद्धि हुआ था? तो मेघालय में सबसे ज़्यादा हुआ था 27.9%, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 26%, और नागालैंड एक ऐसा स्टेट था जिसको आज ऋणात्मक यानी ह्रास हुआ था। दशकीय वृद्धि नागालैंड का माइनस में रहा था, यानी 0.6% माइनस में। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक आपका दादरा नगर हवेली का 55.9% का दशकीय वृद्धि था, और न्यूनतम हो गया लक्षद्वीप का 6.3% का वृद्धि हुआ था। अब दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, जनसंख्या निकालना बताते हैं हम कैसे निकलता है। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य है प्रति वर्ग किलोमीटर निर्वासित औसत जनसंख्या में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य होता है 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा, यानी वर्गाकार क्षेत्र में 1 किलोमीटर ले लीजिए, उसमें कितने व्यक्ति हैं, और उसी का जो है वो औसत डाटा लिया जाता है, जो कि एवरेज के रूप में है। तो भारत का जनसंख्या घनत्व लगभग 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी 1 किलोमीटर लंबा और एक किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति प्रति है किलोमीटर, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो बिहार में है 1106, जैसा कि जानते ही हैं। उसके बाद पश्चिम बंगाल में है 1028, न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश में है, मिजोरम 52 है, ठीक है। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व तो बहुत बार पूछा भी गया है, बिहार का एग्ज़ाम हो चाहे रेलवे एग्ज़ाम हो, तो इस जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो आपका दिल्ली में है 11,300, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व तो अंडमान निकोबार में है, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व तो कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप में हो गया, जैसा कि 46 पाया गया। भारत की जनसंख्या में लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो कैसे निकालते हैं? तो प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या के अनुपात को क्या बोलते हैं? आपका जो है वो सेक्स रेशियो बोलते हैं, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कितना संख्या पड़ता है उसको सेक्स रेशियो बोलते हैं। स्त्रियों की संख्या बटा में पुरुषों की संख्या इंटू 1000, ये फार्मूला उनका हो गया, ठीक है। राज्य सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है 1084, उसके बाद तमिलनाडु 996, न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा है 779, और सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में आपको बोला जाएगा तो पुडुचेरी है, और न्यूनतम आपका हो गया दमन द्वीप में हो गया 618 है। अब हम लोग चलते हैं शिशु लिंगानुपात। तो जिस तरीके से हम लोग पुरुषों का जनसंख्या निकालते हैं सेक्स रेशियो महिलाओं का,
उसी तरीके से निकालेंगे जैसे जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक के 1000 बालकों की तुलना में इसी आयु के बालिकाओं की संख्या को शिशु लिंग अनुपात कहते हैं। बालिकाओं की संख्या 0 से 6 और 0 से 6 बालकों की संख्या बटा में गुने 1000 से करेंगे, यानी 918 जो है वो क्या है, शिशु लिंग अनुपात है। 943 जो है क्या है, भारत का सेक्स रेशियो है, यानी लिंग अनुपात है, उसको भी याद रखना जरूरी है। राज्य सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात अरुणाचल प्रदेश यानी 972 है, उसके बाद मिजोरम 970 है, और न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात आपका हरियाणा है, और पंजाब जो है 846 है, ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में लिंग अनुपात बोला जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप में 968 है, और न्यूनतम लिंग अनुपात वाला बोला जाए केंद्र शासित प्रदेश तो वो कौन है, 871 के साथ दिल्ली बना हुआ है। अब साक्षरता दर चलते हैं, तो साक्षर कौन होता है दोस्तों, तो आप नॉर्मल आपसे पूछा जाएगा साक्षर कौन होता है। कोई भी व्यक्ति साक्षर कब हो सकता है, जब वो पढ़े लिखे, कोई भी लैंग्वेज को पढ़ सके, लिख सके, समझ सके, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि 7 वर्ष और उससे अधिक का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता है और लिख सकता है वो साक्षर कहलाता है, यानी 7 वर्ष से अधिक का, क्योंकि 6 वर्ष तो क्या है, बालकों के रूप में गिना जाता है, जिसे लिंग अनुपात जिससे पहले हमने पढ़ा था। तो 7 वर्ष से अधिक का जो व्यक्ति या 7 वर्ष से अधिक का जो लड़का या लड़की है जो किसी भाषा को समझ सकता है और उसे लिख सकता है या पढ़ सकता है, उसे साक्षर बोलते हैं। यानी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साक्षरों की संख्या बटा में 7 प्लस आयु वाले जनसंख्या गुणे 100, ठीक है। और सर्वाधिक साक्षरता वाला स्टेट केरल है 94%, उसके बाद मिजोरम हो गया 91.3%, न्यूनतम तो बिहार है दोस्तों, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश वाला साक्षरता दर कौन हो गया, लक्षद्वीप हो गया, और उसके बाद न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश हो गया, वो हो गया आपका दादरा नगर हवेली। अब चलते हैं किस स्टेट में ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है, किस स्टेट में शहरी जनसंख्या ज़्यादा है। तो आप ये याद रखिएगा दोस्तों, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा होगा उसका शहरी कम होगा, जिसका शहरी जनसंख्या ज़्यादा होगा उसका ग्रामीण कम होगा। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला हिमाचल प्रदेश लगभग 90% है। तो देखिए न्यूनतम शहरी आबादी वाला जनसंख्या भी वही है, न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला हिमाचल प्रदेश है। अब देखिए यहाँ सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला गोवा है, तो न्यूनतम आपका ग्रामीण जनसंख्या वाला गोवा होगा। आपको इतना डाटा याद नहीं रखना है, बस आपको इतना याद रखना है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो कहाँ पे है, उसके बाद सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में है, न्यूनतम जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद सर्वाधिक शहरी जनसंख्या आपका कहाँ पे है, न्यूनतम शहरी ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे है। तो इसको आप बस स्टेट याद रखना है। आपको याद क्या रखना है, 1 से 2 बार आप अगर वीडियो देखते हैं तो आपको ऑलरेडी दिमाग में छप जाएगा वो क्वेश्चन। अगर आप ऑप्शन एग्ज़ाम में तो आता ही है, अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो नॉर्मली आपको दिख जाएगा कि कौन सा आंसर है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक शहरी जनसंख्या दिल्ली 97.5%, न्यूनतम शहरी जनसंख्या जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह 37.7% है, ठीक है। अब भारत की जनगणना में SC ST का जो है परसेंट कितना है उसको भी पढ़ लेते हैं। भारत की जनगणना के अनुसार SC यानी अनुसूचित जाति की कुल संख्या लगभग 20 करोड़ बताया गया है। सबसे ज़्यादा SC जनसंख्या वाला केंद्र या सर्वाधिक SC वाला उत्तर प्रदेश है। सबसे कम SC जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश पंजाब है। सबसे ज़्यादा SC जनसंख्या वाला पूछेगा तो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन सबसे ज़्यादा SC जनसंख्या प्रतिशत में आपसे पूछा जाए तो वो पंजाब में है 31.9%। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति यानी ST की कुल संख्या लगभग 10.34 करोड़ माना गया है। सबसे ज़्यादा ST जनसंख्या वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश मध्य प्रदेश है, और सबसे ज़्यादा ST वाला जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, लक्षद्वीप है। यानी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, लेकिन प्रतिशत में आपसे पूछे तो लक्षद्वीप में है, उसको भी याद रखना जरूरी है आपको। अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको भी देख लेते हैं। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति यानी SC निवास नहीं करती है।
कौन कौन सी है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप में। और उसके बाद एसटी निवास नहीं करती कहाँ दोस्तों? पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, पुडुचेरी हो गया। वहाँ पे एसटी का जनसंख्या नहीं है। अब हम लोग कुछ बनाते हैं क्वेश्चन। भारत में पहले जनगणना कब से हुआ था? 1800 जो है 72 से जो हुआ था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का भागीदारी कितना है? तो दोस्तों मैंने आपको वीडियो भी बताया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का भागीदारी लगभग 17.7% है। लेकिन दशकीय जनसंख्या जनगणना बोलेगा कितना बढ़ा है, तो 17.7% है। आप उसको भी याद रखिएगा। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम है? तो नॉर्मली अब तो आपको पता ही है किस राज्य का आबादी अधिक है, तो उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व में बिहार हो जाएगा। और केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या घनत्व में दिल्ली होगा। लक्षद्वीप सबसे कम होगा। और केंद्र शासित में आपका पढ़ा हुआ लिखा लक्षद्वीप है। और सबसे कम पुडुचेरी, सबसे कम आपका दादरा नगर हवेली है कि कौन सा है, आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वह राज्य है जहां अनुसूचित क्षेत्र के कोई जनजाति नहीं है? पंजाब में है, ठीक है। किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? तो अनुसूचित जाति की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है दोस्तों? मध्य प्रदेश में है। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? तो भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? तो शिशु लिंगानुपात भी वहाँ पे कम है। नॉर्मल सेक्स रेशियो भी वहाँ पे कम है। और इसीलिए वहीं से जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है हरियाणा के पानीपत से जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का चालू किए थे, हरियाणा से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जनगणना कितने वर्ष पर एक बार होती है? प्रति वर्ष 10 साल पे होती है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों? वो दिल्ली हो गया, ठीक है। जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार का है। लगभग 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और उसके बाद जो है इसका क्वेश्चन दोस्तों टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। भारत किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो केरल में है। कितना है? 1084 हो गया, ठीक है। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है। प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है 7 वर्ष या उससे अधिक के आपका जो है जनसंख्या पे। क्योंकि 6 वर्ष के नीचे में क्या होता है, वो बालकों की श्रेणी में रहता है। क्योंकि अब मैंने पढ़ाया भी है 0 से 6 वर्ष बालिकाओं का बटा में बालकों का 0 से 6 वर्ष इंटू 100, तो ये क्या निकलेगा? बच्चों का जो है वो सेक्स रेशियो निकलेगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन प्रति व्यक्ति सेक्स रेशियो अगर भारत में निकालना हो तो क्या करेंगे? महिलाओं की संख्या बटा में पुरुषों की संख्या इंटू 1000 करेंगे, कि उससे पता चल जाएगा। उससे पता चलता क्या है, जो प्रति 1000 व्यक्तियों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों मेरे द्वारा लाया गया ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार और हैप्पी रामनवमी आप लोगों को।